हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे मांग की लोच मापने की विधियाँ। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ने हैं सेमेस्टर 1 के अंतर्गत। मांग की लोच मापने की मुख्य 3 रीतियाँ। इससे जनरल कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें 3 विधियाँ हैं। एक कुल आय या व्यय रीति, दूसरा अनुपातिक रीति या प्रतिशत रीति अथवा चापलोच ज्ञात करने की रीति, और तीसरा है बिंदु रीति या ज्यामिति विधियाँ। तो पहला देखें कि कुल आगम या व्यय रीति क्या है। यह मार्शल के द्वारा दी गई माप है। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कुल व्यय विधि किसके द्वारा दिया गया है, तो ये मार्शल के द्वारा दी गई माप है। इस रीति के अंतर्गत मूल्य में परिवर्तन होने से पहले और बाद में कुल आगम या कुल व्यय की तुलना करके यह ज्ञात किया जाता है कि मांग की लोच इकाई के बराबर है या इकाई से अधिक अथवा इकाई से कम है। तो देखिए, मांग की लोच इकाई से अधिक होने पर कुल व्यय में क्या परिवर्तन होते हैं। तो कुल व्यय मूल्य परिवर्तन से विपरीत दिशा में चलेगा। ठीक है, विपरीत दिशा कहने का मतलब क्या कि जब प्राइस हमारा क्या होगा, प्राइस हमारा इन कुल व्यय मूल्य परिवर्तन से विपरीत दिशा, यानी प्राइस यदि बढ़ेगा तो कुल व्यय घटेगा। तो प्राइस जैसे बढ़ गया, ठीक है, 2 से 4 रुपया हो गया, तो ये हमारा कुल व्यय क्या हो गया जैसे 2 से 4 रुपया हो गया तो ये 6 से 400 रुपया हो गया। यानी जैसे ही 4 रुपया से घटकर 2 रुपया हो गया प्राइस, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। ठीक है, तो कुल व्यय मूल्य परिवर्तन से विपरीत दिशा में चलेगा। कहने का मतलब यह है कि कुल व्यय घटेगा तो प्राइस बढ़ेगा, प्राइस घटेगा तो कुल व्यय बढ़ेगा। यानी दोनों इन्वर्स में चलेंगे, कुल व्यय और प्राइस, क्योंकि यहाँ ईडी क्या है, ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, इसलिए जब किसी वस्तु के मूल्य में कमी होने पर कुल व्यय की मात्रा बढ़ती है। मूल्य में कमी होने पर यदि हम मान लें कि 4 रुपया से घटकर 2 रुपया हो गया है, या मूल्य में वृद्धि होने से कुल व्यय की मात्रा घटती है। मूल्य में वृद्धि होने से, मूल्य यदि मान लेते हैं 2 रुपया से बढ़कर जब 2 रुपया था तो 600 रुपया था, ठीक है, व्यय, और जब बढ़कर 4 रुपया हो गया, यानी 2 रुपया इंक्रीज़ किया एक्स्ट्रा, तो हमारा व्यय भी क्या हो गया, घट गया। ठीक है, यानी प्राइस के इंक्रीज होने से कुल व्यय घटता है। कब, जब ईडी ग्रेटर देन 1 हो। तो ऐसी वस्तु की मांग की लोच इकाई से अधिक कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये उसका तालिका हो गया, इसको हम लोगों ने एनालिसिस किया। इसी तरह मांग की लोच जब इकाई के बराबर हो तो मूल्य में मांग की लोच जब इकाई के बराबर होगी तब कुल व्यय में क्या होगा, तो मूल्य में परिवर्तन होने पर कुल व्यय अप्रभावित रहेगा। यानी ईडी बराबर 1 है तो क्या होगा, जब किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन, कमी या वृद्धि होने पर कुल व्यय की मात्रा यथा स्थिर रहती हो तब मांग की लोच इकाई के बराबर कही जाएगी। यानी प्राइस हमारा 2 से 4 रुपया बढ़ के हो जाए या 4 रुपया से घटकर 2 रुपया हो जाए तो हमारा कुल व्यय जो है 400 रुपया ही होता है। ठीक है, यानी इसमें जो है मांग की लोच क्या है, ईडी बराबर 1 है। अब इसमें आगे देखें, आगे है मांग की लोच इकाई से कम, यानी कुल व्यय उसी दिशा में चलता है जिस दिशा में मूल्य परिवर्तन। यानी जब ईडी लेस देन 1 हो तो प्राइस यदि घटता है तो कुल व्यय भी घटेगा, प्राइस यदि बढ़ता है तो कुल व्यय भी बढ़ेगा। जब किसी वस्तु के मूल्य में कमी होने पर कुल व्यय की मात्रा में भी कमी आती है या मूल्य में वृद्धि होने पर कुल व्यय की मात्रा में भी वृद्धि होती है तो मांग की लोच इकाई से कम कही जाती है। जैसे 2 रुपया से बढ़कर 4 रुपया हो गया प्राइस, ठीक है, तो हमारा जो कुल व्यय पहले 300 रुपया था अब बढ़कर 400 रुपया हो गया। कहने का मतलब प्राइस बढ़ेगा तो हमारा कुल व्यय भी बढ़ेगा एवं इसके विलोमतः। ये सभी किस पर डिपेंड करेंगे, जब मांग की लोच इकाई से कम हो। इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब इसको हम यदि एक ग्राफ में देखना चाहे तो इस ढंग से देख सकते हैं कि कीमत P1 ये क्या है, जब E बराबर 1, E ग्रेटर देन 1 और E लेस देन 1,
ठीक है, यानी मांग किलो इकाई से कम, मांग किलो इकाई के बराबर, मांग किलो इकाई से अधिक। यानी कीमत P1 से घटकर P2 हो जाता है तो कुल व्यय बढ़ जाता है। यानी P1 से घटकर P2 हो जाता है तो कुल व्यय भी क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी दोनों में इन्वर्स रिलेशन है। P2 से P3 तक कीमत घटने के बावजूद कुल व्यय स्थिर रहता है। यानी यहाँ बढ़े या घटे, P2 से P3 हो जाए या P3 से P2 हो जाए, E बराबर 1 ही होगा। जबकि P3 से P4 तक कीमत घटने पर कुल व्यय भी घट जाते हैं। यानी यदि ये घटेगा तो ये भी घटेगा E लेस देन 1 में, और यदि यह बढ़ता है यानी P4 से P3 हो जाता है तो ये भी हमारा बढ़ेगा, कुल व्यय भी बढ़ेगा। अब हम आए अनुपातिक रीति या प्रतिशत रीति अथवा चापलूच ज्ञात करने की रीति। मांग में अनुपातिक परिवर्तन या प्रतिशत परिवर्तन को कीमत में अनुपातिक परिवर्तन या प्रतिशत परिवर्तन से भाग देने पर मांग किलोज को माप सकते हैं। अब मांग किलोज का डिफिनीशन भी यही है, मांग किलोज तो यही एक विधि भी है इसका। तो मांग में अनुपातिक परिवर्तन, कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। मांग में अनुपातिक परिवर्तन बराबर मांग में परिवर्तन डिवाइड मांग की पूर्व मात्रा गुने 100। तो मांग में परिवर्तन को डेल्टा क्यू लिखेंगे और मांग की पूर्व मात्रा को क्यू लिखेंगे, गुने 100 तो 100। उसी तरह कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, कीमत में परिवर्तन डिवाइड पूर्व कीमत गुने 100, तो डेल्टा P बाई P गुने 100। अब इसको हल कर देंगे, डेल्टा Q बाई Q गुने 100 डिवाइड डेल्टा P बाई P गुने 100। 100 कैंसिल हो गया, फिर इसको डिवाइड करेंगे, फिर क्रॉस करेंगे तो डिनोमिनेटर नोमिनेटर हो जाएगा। नोमिनेटर यानी डेल्टा P जो ऊपर था वो नीचे हो जाएगा और P जो है वो ऊपर हो जाएगा। तो कट गया, तो ये माइनस का साइन इसलिए लगाए क्योंकि प्राइस और डिमांड में इन्वर्स रिलेशन होते हैं, इसलिए यहाँ पर निगेटिव साइन है। कहाँ पे, यहाँ पे। अब आई बिंदु रीति या ज्यामितीय विधि। इस विधि द्वारा मांग रेखा के किसी भी बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यानी ये जो आरके लाइन है इसके किसी भी बिंदु पर हम क्या करेंगे, मांग की लोच ज्ञात कर सकते हैं। जैसे डी मांग रेखा, डी क्या है, मांग रेखा है। ये सही से थोड़ा टेढ़ा हो गया है, इसको और सही से बनाया जा सकता है। डी मांग रेखा के बिंदु पर पी लोच मांग मालूम करने के लिए एक स्पर्श रेखा आर के खींची जाती है और उसे दोनों ओर बढ़ाया जाता है, और वह एक्स एक्सिस को के बिंदु पर और वाई एक्सिस को आर बिंदु पर काटती है। ठीक है, तो EP बराबर इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर EP क्या हो जाएगा, यहाँ हम देखें तो यहाँ पर ये जो EP है, EP बराबर लोअर सेक्टर डिवाइड अपर सेक्टर। ठीक है, सेक्टर को सेगमेंट भी बोलते हैं। तो PK डिवाइड PR, यानी PK यानी जो मूल बिंदु है यानी मिडिल पॉइंट है P के नीचे और PR अपर। तो चित्र में बिंदु P पर मांग की लोच इकाई के बराबर है, यानी मिडिल पॉइंट पर जो P है वो क्या है, मांग की लोच यहाँ इकाई के बराबर है, क्योंकि इस बिंदु पर लोअर सेक्टर बराबर अपर सेक्टर है। बिंदु R पर मांग की लोच पूर्णतः लोचदार होगी। ठीक, तो क्योंकि बिंदु R पर ऊपर का भाग शून्य है, R पर क्या है, ऊपर का भाग शून्य है, पूर्णतः लोचदार होगी। बिंदु K पर मांग की लोच पूर्णतः बेलोच होगी, क्योंकि नीचे का भाग इस बिंदु पर शून्य, यानी K पर तो शून्य है, ऊपर इन्फिनाइट होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, R का भाग ऊपर शून्य है, R पर मांग की लोच पूर्णतः लोचदार होगी। तो R पर ऊपर का भाग शून्य नहीं, यहाँ इन्फिनाइट हो जाएगा। ठीक है, बिंदु K पर मांग की लोच पूर्णतः बेलोच होगी क्योंकि नीचे का भाग शून्य है। तो ये रेखा PK के मध्य प्रत्येक बिंदु पर मांग की लोच इकाई से कम होगी, यानी किससे, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ PK। ठीक है, मिडिल पॉइंट से नीचे, यानी इस मिडिल पॉइंट से नीचे क्योंकि इस रेखा की तो लोअर सेगमेंट ग्रेटर देन अपर सेगमेंट लेस देन अपर सेगमेंट है। रेखा RP के प्रत्येक बिंदु पर मांग की लोच इकाई से अधिक होगी क्योंकि इस रेखा के प्रत्येक बिंदु पर लोअर सेक्टर ग्रेटर देन अपर सेक्टर है। ठीक है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही है हमारा। इसको हम इस ढंग से भी लिख सकते हैं यहाँ पर,
यहाँ पर जो है हमारा ये यहाँ पर हो जाएगा ईडी, क्या हो जाएगा ईडी, ये हो जाएगा इन्फिनाइट, और ये जो हमारा पॉइंट है ये पॉइंट हमारा हो जाएगा ईडी ग्रेटर देन 1, और ये पॉइंट हो जाएगा ईडी 1, और इसके बीच का पॉइंट हो जाएगा ईडी लेस देन 1 और ईडी इक्वल टू 0। यही है हमारा, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्फिनाइट का है, ये इन्फिनाइट है। तो इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक समाप्त हुआ।